अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में दांतों और उनकी बीमारियों के मुतालिक डिस्कशन करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक नहायत अहम और आम है, जो कि है मसूड़ों से खून आना। नाजरीन, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के मसूड़ों से खून आता है जब वो सख्त चीज़ें खाते हैं। ये खून क्यों आता है, इसकी क्या वजूहात हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं और इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये मसूड़ों से खून आता क्यों है, ये असल में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूड़ों से खून आने का मतलब है कि अगर हम मसूड़ों को बहुत स्लाइट स्टिमुलस हल्का सा टच किया जाए किसी चीज़ से, तो उनमें से खून आना शुरू कर दे। और ये एक बीमारी है जिसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। होता यह है कि मसूड़े जो हैं हमारे, वो दांतों के साथ बड़े उनके दो हिस्सों से अटैच होता है। एक हिस्सा मसूड़ों का वो होता है जो दांतों से अटैच है, और एक बड़ा छोटा हिस्सा होता है जो 0.5 मिलीमीटर स्पेस का होता है, जो दांतों से अटैच नहीं होता। लेकिन जो दांतों के साथ हिस्सा अटैच भी होता है, वो भी उसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये वो जगह जहाँ से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इसके नीचे पेरियोडोंटल फाइबर्स लिगामेंट में होती है। तो अगर किसी वजह से ये अटैचमेंट कमज़ोर हो जाए तो मसूड़े देखा गया है कि वो जगह है जहाँ बड़ी जल्दी से खून आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप कह लें कि अगर मसूड़े इन्फ्लेम्ड हो जाएं या बाज़ और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से, तो यहाँ से फिर बड़े थोड़ा सा टच करने से भी खून आता है, और इस बीमारी को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें इसकी क्या वजूहात हैं कि मसूड़ों से खून क्यों आता है? देखिए डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि हम आम तौर पे जो फैक्टर्स होते हैं या जो कॉजेज़ होती हैं, उनको दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर लें। ये पेशेंट्स को समझाने के लिए ज़रा आसानी रहती है। एक है इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को हम ज़रा पहले एक्सप्लेन कर दें कि देखें, हम दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम जब खुराक खाते हैं तो खुराक जो है वो किसी न किसी तरह से दांतों की स्ट्रक्चर यूँ होती है कि वो दांतों के दरमियान कहीं ना कहीं ज़रूर फंसती है। जैसे आप जानती हैं कि दांतों के दरमियान थोड़ा सा खला होता है, दो दांत जहाँ आपस में मिलते हैं, इसको हम इंटरडेंटल या प्रॉक्सिमल एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ नेचुरल सी बात है कि खुराक जब आप खाते हैं तो मुंह का काम होता है खुराक को छोटे छोटे उसको पीसेस में तकसीम कर देना, काट देना। तो जब वो ये सिंपलर फॉर्म में आती है तो फिर वो डिपॉजिट भी हो जाती है। तो एक तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ, और हमारी डेंटिशन ऐसी है कि उसके कुछ हिस्सों में खाना फंसता है। दूसरी यह है कि कुछ खुराक ऐसी होती है जो ज़्यादा फंसती है। हमें पता है कि वो स्टिकी चीज़ें होती हैं, बच्चे खाते हैं, स्टिकी कैंडी खा ली, या वो बेक्ड कन्फेक्शनस चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी फंस जाती हैं और स्टिक भी कर जाती हैं। इसी तरह खजूर है। तो ऐसी चीज़ें जो स्टिक करती हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो मीठी भी हों, तो उनको निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि खाने के बाद ब्रशिंग की जाए। तो दूसरा फैक्टर तो इसमें ये हो गया कि हम खुराक किस तरह की ले रहे हैं। और तीसरी चीज़ होती है इसमें, वो मुंह में हमारे ओरल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का। आपको पता है कि जो बैक्टीरियाज हैं बहुत सारे उनमें जो होते हैं ऐसे होते हैं, उनका काम होता है कि वो क्योंकि उन्होंने खुराक लेनी होती है तो वो इसी खुराक में से अपना हिस्सा लेते हैं, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ ओरल फ्लोरा। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा उसको जो है वो डीमिनरलाइज करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं। अब इसकी वजह से वो एक सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, और बाज़ का एक नेटवर्क बन जाता है जो डेक्स्ट्रॉन जैसे शुगर के पॉलीमर से मिलके बनता है। तो उसके अंदर फिर बाकी चीज़ें फंसती हैं, तो वहाँ एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम कहते हैं प्लैक। अब इसको समझ लीजिए कि जो प्लैक है, जिसे हम उर्फ़े आम में करेड़ा कहते हैं, ये एकदम से नहीं बनता। ये दांतों में अगर खुराक जमा होती रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल एक्टिविटी जारी रहे कि वो उसको तोड़ के, जो मैंने डेक्स्ट्रॉन और ये बताया है कि धागों जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये बन जाए तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डिपॉजिट होके बनता है प्लाक। लेकिन प्लाक बनने से पहले हमने देखा कि वो एक सॉफ्ट शक्ल में आता है जिसे मटीरिया एल्बा कहते हैं।
तो मिटीरिया एल्बा आमतौर पे ये होता है कि अगर ब्रश ख्याल करे पेशेंट तो वो निकल जाता है। प्लाक वो लेयर है जो एक पीली सी लेयर होती है जो सख्त होती है और जो मसूड़ों के पास पास बन जाती है, ख़ास तौर पे अगले दांतों में। पिछले दांतों में ज़्यादा हो तो ऊपर वाले दांतों में बनती है। तो ये वो चीज़ है जो ब्रश से नहीं निकाली जा सकती। अब ये सबसे बड़ी वजह जो है जिंजीवाइटिस की ये है। अब इसमें हमने देखा खुराक भी शामिल हो गई। अब इसमें लेकिन जो अगली चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रशिंग। देखिए ब्रशिंग करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ नो अदर वे कि आप फंसे हुए खाने को निकालें स्वाइ ब्रशिंग अच्छी करने की। तो इसलिए आपको जो है ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक ख़ास तौर पे लोगों को आनी चाहिए कि हमने दांतों के किस हिस्से में किस तरह से ब्रश करना है और इसको निकालना है। अच्छा, इनके अलावा ये तो हमारे एक्सटेंसिव फैक्टर्स में कुछ चीज़ें हो गई। कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो ये कॉज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे देखा गया कि कुछ जो न्यूरल ड्रग्स हैं जैसे फेनेटोइन सोडियम है जो आम तौर पे हम एपिलेप्टिक पेशेंट को देते हैं उसकी वजह से भी मसूड़े जो हैं वो सूज जाते हैं जी। अब जिंजीवाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स जी। तो जिस वजह से भी मसूड़े सूजेंगे, ब्लड सर्कुलेशन या एडिमा ज़्यादा होगा वहाँ, उस एडिमेटस टिश्यू को जब टच करेंगे तो खून निकलेगा। यानी जब मसूड़े सूजते हैं तो ऐसा होता है। ऐसी जो ड्रग्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अगर आप ले रहे हैं तो वो भी कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों की कमी है, ख़ास तौर पे विटामिन सी की कमी जी। इसको कहते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है वो अगर विटामिन सी बॉडी में ज़्यादा कम हो तो मसूड़े सूज जाते हैं और वहाँ टच करने से वो काफ़ी ज़्यादा सूजते हैं, खून आता है। तो ये वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से खून आता है। लेकिन मैं अगर कहूँ सबसे बड़ी वजह क्या है तो सबसे बड़ी वजह प्लैक है। प्लैक ब्रशिंग का ना करना, ब्रशिंग के ना करने की वजह से जो एक लेयर बन जाती है तो उसकी वजह से ये आता है। डॉक्टर साहब, हमने जिस तरह ये देखा कि ब्रशिंग ना करने से सिर्फ यही नहीं कि प्लैक जमा होता है, उससे केरीज भी होती हैं, बल्कि इससे मसूड़ों से खून भी आने लगता है। तो असल में जो रूट इसका है वो है प्रॉपर ब्रशिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा आप ये बताइए कि अगर हम ब्रशिंग ना प्रॉपरली कर रहे हों, मसूड़ों से खून आने लग जाए, तो इसके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेडिकली अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ें तो कोई भी चीज़ जो है वो चाहे कितनी भी छोटी हो वो आखिरकार तंग कर सकती है जी। इसमें एक तो ये कंडीशन है कि आपके मुंह के अंदर जो होते हैं गम जब ज़्यादा एडिमेटिस हो जाते हैं, ज़्यादा सूज जाएं या वो इस हालत में रहें तो उनका जो दांत के साथ जो उनकी अटैचमेंट है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है और ये देखा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता मसूड़े दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जी। इसको पंजाबी में आमतौर पे मांसखोरा कहते हैं जी। और मेडिकल टर्म में गम रिसेशन, मसूड़ों का नीचे आ जाना है जी। इसी तरह यहाँ से पेरियोडोंटल लिगामेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है और पेरियोडोंशियम की इन्फ्लेमेटरी पेरियोडोंटाइटिस भी हो सकता है और पेरियोडोंटाइटिस जो है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से दांतों में मोबिलिटी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक सीवियर सी डिज़ीज़ होती है मुंह की, ANUG जिसे टेंच माउथ भी कहते हैं। इसमें मुंह में मल्टीपल अल्सर्स हो जाते हैं, छाले जगह जगह पे हो जाते हैं और बहुत पेनफुल होती है। इसके साथ फिर खाना पीना मुश्किल हो जाता है, इसके साथ आपकी ब्रशिंग करना मुश्किल हो जाती है, मुंह से बहुत बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है और इवन बाज़ का जो आपकी नॉर्मल चिलीज़ और इस तरह की चीज़ें भी पेशेंट नहीं खा सकता। तो ये ANUG एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस का कॉज भी बन सकती है जी। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि इसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट्स जो है, अच्छा इसके फिर कुछ सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स भी जा सकते हैं। आपका मैदे में भी ज़ाहिर है कि खुराक ने यहीं से होके जाना है, आपकी च्यूइंग बेहतर नहीं होगी तो वही जो है मैदे को जाके उसकी डाइजेशन, जो अगर आपकी मैकेनिकल डाइजेशन दांत पीसे ना अच्छी तरह खुराक को जी। तो मैदा फिर उसको हज़म भी करने में उसके लिए प्रॉब्लम होती है जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और चीज़ें हैं जहां आपका जो बैक्टीरियाज ये जो मुंह में इकट्ठे हो जाते हैं ये बॉडी स्ट्रीम में जा सकते हैं और बॉडी स्ट्रीम में जाके बाज़ का ऐसी जगहों पे लॉज कर सकते हैं जहां से ये प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में तंग कर सकता है। सोशल इम्पैक्ट तो बहुत ही अहम है।
जी। देखिए जिंजीवाइटिस जो है वो एक और चीज़ के साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड है और वो है बैड स्मेल, हेल्यूटोसिस। जी। तो उसकी जो है वजह, एक बड़ी वजह जो है प्लैक होता है कि मुंह में जब प्लैक इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से आपको मुंह में स्मेल आना शुरू हो जाती है। मुंह में स्मेल आने की वजह और भी वजह से हो सकती हैं, लेकिन वो इससे रिलेशन भी उनका हो सकता है। जी। जब आपका खाना अच्छी तरह आप च्यू नहीं करेंगे तो वो हज़म भी अच्छी तरह नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं अच्छी तरह होगी तो उसकी वजह से भी, आपका इनडाइजेशन की वजह से भी स्मेल वगैरह मुँह में आ सकती है। अब ये वो चीज़ है जो कि आमतौर पे सोशली बहुत अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारा जो सोशल सिविलाइज इन्वायरमेंट है उसमें अगर एक बंदा इस तरह का बैठा हो, वो बात कर रहा है और साथ वाले उससे कबाहत फील कर रहे हैं, इजी नहीं है, तो वो उसका जो है लोग उसके ज़्यादा करीब या उसके सामने आके बात करने से घबराना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा अपनी फैमिलीज़ के लिए उनके बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोशली इसके अलावा ये है कि खाना खाने के बाद अगर ब्रश ना किया जाए तो कई खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मेल देती हैं। वो अगरचा खाने की चीज़ों का ख़ास तौर पे जो आदमी खाता है उसको नहीं पता चलता। जी। मिसाल के तौर पे प्याज है, अगर ये चीज़ें खाई जाएं तो इसके बाद मुंह से स्मेल आती है। तो कोशिश किया जाए तो एक तो ये खाने के एंड पे ना खाई जाए और दूसरा इससे पहले ब्रशिंग वगैरह किया जाए। तो ये वो जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं इसके, वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब हम मसूड़ों से खून आने को रोक कैसे सकते हैं? देखिए, रोकने का एक तो ये है कि हम वो सारे फैक्टर्स को देखें जी। कि आखिर हम क्या वो चीज़ें करें कि ये होना जो है इनका कम हो जाए। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फूड हेल्थी रखें। जी। ख़ास तौर पे ये जो एक कल्चर बन गया है कि हम बहुत प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। जी। हम कॉन्फेक्शनरी बेकरी की चीज़ें लेते हैं, इसके अलावा स्टिकी चीज़ें, मीठी चीज़ें और जूसेस जो हैं मीठे। अब इनके साथ क्या होता है कि आपका वो जो खुराक फंसती है वो वहाँ फिर अगर आपकी ब्रश करने से किसी वजह से नहीं निकल पाती तो वहाँ वो इकट्ठा हो के उसके साथ वो दोनों काम हो सकते हैं। वो प्लैक भी बनने की तरफ जा सकता है और किसी जगह पे वो, हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि वो केरीज भी काज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खुराक की चॉइस, और दूसरी बात यह है कि खुराक कम, यानी आप रेगुलर टाइम में लें जी। या आप, क्योंकि आपने हर वक्त ब्रश जेब में तो नहीं रखा हुआ, और अगर आप बार बार जो है वो फूड इनटेक करेंगे तो उसकी वजह से खुराक फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर दूसरी बात और सबसे अहम बात, ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डेंटिस्ट्री इज़ ब्रशिंग। कि अगर इफ़ यू हैव दैट नॉलेज कि मैंने अपने दांतों में जो खुराक फंसनी है, अगर मैं आप सिंपल अल्फाज में हम कहें कि अगर वो उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी प्लैक फॉर्मेशन रुक सकती है। तो ब्रशिंग और प्रॉपर ब्रशिंग, दांत के कौन से हिस्से में किस तरह ब्रशिंग करनी है। फिर यह है कि आम तौर पे खाने से पहले अगर आप ब्रश करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन खाने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो वो विटामिन सी और डी का ख्याल करे। अगर कोई ऐसी हैबिट्स है, कोई ऐसा वो ड्रिंक ले रहा है जो मुंह के लिए ठीक नहीं है, ऐसे ड्रिंक्स अवॉइड करे। ख़ास तौर पे जो बहुत हमारे यहाँ आजकल फुली शुगर से भरे हुए जूसेस आ रहे हैं, वो बहुत कॉमन है। तो इनटेक ऑफ द फूड के साथ अगर कोई डेफिशिएंसी है उसको ठीक होना चाहिए। अगर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है तो उसको ये देखना चाहिए मैं ऐसी कोई मेडिसिन तो ले रहा। फिर एक और इसमें चीज़ हम कहीं मिस ना कर जाएं, वो है हार्मोनल चेंजेस। मसूड़ों पे हार्मोनल चेंजेस भी बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं, और ख़वातीन में देखा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर रिलीज़ ज़्यादा हो तो उसकी वजह से गम सूज जाते हैं जी। इसलिए ख़वातीन में जो प्रेगनेंसी में है, एक प्रेगनेंसी मास्क भी आ जाता है जी। और वो बात का तो उनको समझ नहीं आती, तो वो ख़वातीन जो हैं उसको ब्लेम दे रही होती हैं कि तुम्हारे मसूड़े बड़े ख़राब हैं, हालांकि प्रेगनेंसी में वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ऐसी सूरत में ब्रश जो है वो सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा देर करना चाहिए और आराम से करना चाहिए जी। तो जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हमने मेडिसिन देखी, वाइटामिन्स का रोल देखा, वहाँ हार्मोनल रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह शुगर जी। हमने देखा कि शुगर के पेशेंट क्योंकि एंड आर्टरीज जो होती हैं वो इससे अफेक्ट होती हैं, तो उनमें भी जिंजीवाइटिस जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है और वहाँ से गम रिसेशन भी बढ़ सकता है।
और उनमें हीलिंग ऑफ वुंड भी डिलेड होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, क्योंकि असल मामला तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिंजिवाइटिस है, ब्लीडिंग गम की तरफ हमारा है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उसकी वजह आपको पता है कि शुगर लेवल ज़्यादा होना, इंसुलिन कम होना, ये सब कुछ है। तो जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को रिकग्नाइज़ करना, अपने डेंटिस्ट से कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है और उसका इलाज करना, उसको रोकना। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो वो नहीं होगा। जी ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम जिसमें अपने हर प्रोग्राम में दीन का जिक्र ज़रूर करते हैं, तो हेल्दी गम्स के बारे में आप बताएंगे कि दीन में इसकी क्या अहमियत है? असल में अल्लाह पाक ने जहाँ इंसान के लिए सारी चीज़ें उसके सामने रख दी, उसकी हर चीज़ का उसे हल बताया और ये भी बताया कि जो चीज़ें उसके लिए ख़राब है उन्हें अवॉइड करें। तो कुरान शरीफ में सूरह हशर में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वला तकून कल्लज़ीना अनफुसा नसुल्ला व नसुल्लाहु अनफुसहुम, कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उनको उनकी जानों से गाफिल कर दिया। तो जानों से गाफिल होने से ये भी मतलब है कि इंसान अपना ख्याल नहीं रखता। जी। तो उसमें एक ये भी चीज़ है कि अल्लाह पाक को हमारे यहाँ तो तहारत की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, तहारत निस्फ़ ईमान है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी का तरीका है वो हज़रत आयशा, हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अबू हुरैरा, इनकी जो रवायात हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे मिलता है कि हुज़ूर तो ब्रशिंग में, यानी उस ज़माने की जो मिसवाक है मैं उसको ब्रश ही समझूँगा, उसमें इतने रेगुलर थे कि हज़ूर सल्लम का इरशाद है कि अगर मुझे ये ना लगता कि ये मेरी उम्मत पे गिरां गुज़रेगा तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक को फ़र्ज़ करा देता था। जी। तो मैं ये भी यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो मिसवाक है वो आजकल का ब्रश ही समय है। उस ज़माने में मिसवाक जो थी ब्रश थी, और अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ब्रश शायद लाया जाता तो शायद हज़ूर उसको भी पसंद फरमाते। तो लिहाजा मिसवाक और ब्रश के दरमियान कोई आपस में आप लोग ये कंपैरिजन करना बंद कर दें। दोनों चीज़ें ही हैं और दोनों जो हैं दांतों की सफाई के लिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं हज़ूर जब घर में आते थे तो मिसवाक करते थे, खाना खाने से पहले करते थे, खाना खाने के बाद मिसवाक करते थे, सोने से पहले मिसवाक करते थे, उठने के बाद मिसवाक करते थे। और यही तो हमारा तरीका है। हम कहते हैं आप रात को खाना खाने के बाद करें, सुबह नाश्ते से पहले करें और बाद में करें। तो अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से सबक लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि जो मिसवाक की अहमियत है वो शायद हम इतना ब्रशिंग पे शायद ना डेंटिस्ट बताते हो जितना हजूर ने इस पे जोर दिया। सही। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब डॉक्टर साहब बताएंगे आपके अगर मसूड़ों से खून आने लग जाए तो फिर इसका क्या इलाज है, ट्रीटमेंट क्या है? जैसे फैक्टर्स हम रेकग्नाइज़ करते हैं कि फैक्टर क्या है। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो 90% कॉज है वो यूजुअली प्लैक होता है। हमने प्लैक देखा बनता कैसे है, उसके साथ क्या होता है। तो अगर प्लैक बन गया है तो वो एक बात हमारे नाज़रीन जहन में रखें कि वो फिर खुद साफ़ नहीं होगा, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। घर में नहीं हो सकता। घर में ये ब्रश से साफ़ नहीं होता। वो प्लाक कहते ही उस लेयर को हैं जो ब्रश से साफ़ ना हो। फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, यूजुअली वो स्केलिंग करते हैं दांतों की, और इसके बाद वो एडवाइस भी कर देते हैं कि आपने आगे से प्लैक कैसे रोकना है। तो 90% ट्रीटमेंट तो वो है। इसके अलावा हमने छोटे छोटे फैक्टर्स देखे कि जैसे हमने देखा कि विटामिन सी की कमी है, हार्मोनल चेंजेस हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उसको रेकग्नाइज़ करके अगर शुगर वजह बन रही है तो शुगर लेवल कंट्रोल हो, उसकी मेडिसिन ली जाए। अगर ऐसी कोई आप ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग को चेंज कर दिया जाए। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जो भी है उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। तो ये जो है इन चीज़ों को पहचानना और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर आप अपने इस सारे प्रोग्राम को 5 या 6 जुमलों में अगर सम अप करना चाहें, कि लोगों को बताना चाहें कि इसकी क्या मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं अपने ब्लीडिंग गम्स की, तो आप क्या बताएंगे? बात से अच्छा, इसमें देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि एक चीज़ है हमने इनटेक ऑफ फूड। तो हम ये कोशिश करें कि हम ऐसी खुराक लें जो मसूड़ों में बहुत ज़्यादा ना फंसे, या ऐसी खुराक कम लें। जी। और इसमें दूसरी बात ये है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रशिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अब ब्रशिंग में मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि एक तो ब्रश रेगुलर करना जी। दूसरी बात है ब्रशिंग टेक्निक आप कहीं ना कहीं से अपने डेंटिस्ट से
या आप किसी तरह से रब्ता करके कि दांत साफ़ किस तरह करने हैं। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि दांत कैसे साफ़ करने हैं, तो सिर्फ ब्रश घुमा देने से दांत साफ़ नहीं हो जाते। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी तरफ मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि अगर हम अपने सारे, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हार्मोनल चेंजेस हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी है या कोई मेडिसिन इफ़ेक्ट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो टोटली 5 to 8% उनका वेट है। 90 to 92% जो है जिंजिवाइटिस जो है मसूड़ों से खून आने की वजह प्लेक है। तो आप प्लेक को सबसे पहले तो आप उसको बनने से रोकें, और उसके पास आपके पास जो सबसे अच्छा टूल है वो है ब्रश। इसके अलावा हम जानते हैं डेंटल फ्लॉस भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। हमारे पास इंटरडेंटल ब्रश हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रश हैं, वाटर प्रेशर के साथ हम दांतों को साफ़ कर सकते हैं। खासतौर पे इलेक्ट्रिकल ब्रश बच्चों को बहुत एड करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये ब्रशिंग की डिफरेंट टेक्निक, इसको होने से रोका जाए जी। और अगर फिर ये है दूसरी, मैं यानी आप अपने जैसे ही खाना खाएं उसके बाद ब्रश को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपकी 4-5 पॉइंट की वजह से सिर्फ एक पॉइंट ले लें ब्लीडिंग गम्स के लिए जी। कि जो दांतों की सफाई है वो हर खाने के बाद, सुबह उठते वक्त, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, और ये करें तो इंशाल्लाह इसका हल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव था और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।